शून्य राजस्व आजीविका मॉडल क्या है, राजस्थान में प्रचलित है और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। किस कम्युनिटी को लेकर है ये? मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। नहीं पता सर। नहीं पता सर। एक सेकंड। जो आदिवासी एरिया है वहां पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए, मत्स्य पालन को प्रोफेशनलाइज करने के लिए, कमर्शियलाइजेशन करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है शून्य राजस्व आजीविका मॉडल, जिसमें स्पेशली अभी उदयपुर और ये जो संलग्न एरिया है उस एरिया में ये स्टार्ट किया है जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। आभा, हैव यू जॉइंड इट? आप उदयपुर से हैं आई थिंक। क्या मेरी आवाज आ पा रही है आभा? गुड इवनिंग सर। यस सर। शून्य राजस्व आजीविका मॉडल क्या है? उदयपुर में अभी ये वेल नोन है, बहुत प्रचलित है वहां पर। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा प्लीज। शून्य राजस्व आजीविका मॉडल। सर शायद ये जितना मैं गैस कर पा रही हूँ ये आदिवासी मछुआरों से संबंधित है, जिसमें कडाना बैक वाटर और माही बजाज सागर, इनमें जो मछुआरे हैं उनको जीरो बेसिस पर उनको ये अनुदान दिया जाता है ताकि वो मत्स्य पालन कर सकें, मत्स्य पालन को कमर्शियलाइज कर सके, उसके लिए सरकार के द्वारा अनुदान प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें तीन चीजें, तीन जो प्लेसेस हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, वो तीन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एक जयसमंद बांध उदयपुर है, दूसरा कडाना वाटर बैंक डूंगरपुर है, तीसरा माही बजाज सागर बांसवाड़ा है। यहाँ पर शून्य राजस्व का रीजन ये है कि इससे जो भी कुछ गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी या जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता था वो रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करके उल्टा इन कम्युनिटी को ये अनुदान एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा कितना अनुदान दिया जाता है। ये शायद उनके एरिया वाइज है, मतलब उससे है, ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि पर्सन टू पर्सन या फैमिली टू फैमिली है, वैसा नहीं है। वहां पर जो मत्स्य पालन करने आ रहे हैं उनके लिए है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लगा राजस्थान वाले फैक्ट्स आप लोगों को ज्यादा वेल नोन होंगे। और ये यहाँ पर इनको, इस कम्युनिटी को कमर्शियलाइज सपोर्ट देने के लिए ये प्रोग्राम है। कोई और पर्सन इस अनुदान के बारे में क्लेरिफाइड है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट राजस्थान किसान सुविधा ऐप में क्या क्या सेक्टर्स कवर किए जाते हैं, किसान को कौन कौन सी सुविधाएं इसमें दी जा रही है। राजस्थान किसान सुविधा ऐप सुना है क्या इसके बारे में, या सुना भी नहीं है? देखिए, इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ओपिनियन बेस्ड चीजें हम करें, और कुछ फैक्ट्स जो है या राजस्थान से रिलेवेंट जो फैक्ट्स हैं एटलीस्ट ये आप लोगों को ज्यादा अच्छे मगअप होने चाहिए, इनके बारे में आप वेल नोन होने चाहिए, क्योंकि हम ओपिनियन डेवलपमेंट के लिए डिस्कशंस में आते हैं। अगर इन चीजों को मैं करवा दूंगा वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट ये फिर भी मतलब एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को काफी अच्छा पता होगा एट व्हाट स्टेज यू आर। यस, कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? राजस्थान किसान सुविधा ऐप। हाँ प्रेम जी। सर यस। ये सर ऐप बनाया गया है जिसमें वेदर फोरकास्टिंग से लेकर मॉडर्न टेक्निक्स, जो भी एग्रीकल्चर में प्रिविलेंट है उनके बारे में जानकारी दी जाती है। गुड। और एनी अदर मेंबर? देखिए मैं बता देता हूं, इसमें लाइन से याद रखना, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जितनी चीजें हैं वो सब लगभग इसमें कवर की गई है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दूसरा हॉर्टिकल्चर, तीसरा पशुपालन, फिर कृषि विपणन, फिर मौसम, इसके अलावा खाद बीज की उपलब्धता, कौन सा खाद कौन सा बीज कहाँ पर यूज किया जाना है, कहाँ पर अवेलेबल है वो, एमएसपी, स्टोरेज कहाँ पर अवेलेबल है, स्टोरेज कहाँ पर वैकेंट है, कहाँ पर जगह खाली है, कहाँ स्टोरेज कर सकते हैं, किस चीज को वो, एंड लास्टली एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या अनुदान है, और एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। एक बार फिर सीक्वेंस से बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, कृषि विपणन, मौसम, खाद बीज,
MSP, स्टोरेज एंड एक्सपोर्ट, ये सभी इस एक सिंगल विंडो सिंगल ऐप पर अवेलेबल है। गेटिंग दिस? क्या यहां तक बात क्लियर है? सभी को समझ आया? ओके। नेक्स्ट है एक स्टार सिंबल कंट्रोवर्सी। क्या है स्टार सिंबल कंट्रोवर्सी? एक चल रही है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। करेंसी नोट्स को लेकर स्टार सिंबल कंट्रोवर्सी है क्या कुछ, जिस पर RBI की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं? जी सर। यस। ये सर स्टार सिंबल उन नोटों पे आरबीआई ने ये बताया था कि जो नोट एक्सचेंज हो चुके हैं और सेम सीरियल नंबर का नोट इशू किया गया है, उसी पे स्टार सिंबल जनरेट किया गया। जनरेट किया गया। अभी जो हमारे यहाँ करेंसी नोट्स पर सिंबल है वो मतलब कुछ ट्राइंगल है, कुछ सर्कल है, कुछ इस तरह के हैं। तो उसके अलावा स्टार सिंबल वाले नोट पहली बार आए हैं। और स्टार सिंबल वाले नोट को लेकर ये हो गया था कि मार्केट में ये एक रूमर था कि ये नकली नोट है। सो शक्तिकांत दास हिमसेल्फ एक्सप्लेन्ड दैट ये फेक करेंसी नहीं है या फोर्टिफाइड करेंसी नहीं है, ये ओरिजिनल करेंसी है। ये भी सर प्रचलित या सही है। यस पंकज। सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये सर स्टार सिंबल नोट तो पहले भी थे सर्कुलेशन में। जब ये जो न्यू करेंसी आई थी 500 की, उसके अंदर ये स्टार सिंबल नोट थे पहले भी, बट ओके। ये बहुत कम थे। तो अब ये जब ये पिछले कुछ समय से एक मार्केट में ये अफवाह थी कि ये नकली नोट हो सकते हैं, बट ये नकली नहीं थे। आरबीआई ने क्लेरिफिकेशन दिया है इसका, हाँ मतलब ये पहले से थे, पर ये मतलब ये कंट्रोवर्सी अभी आई थी कि ये हाँ जी नकली है। तो वो जी सर। इतना हाँ ये मतलब इतने ज्यादा मतलब हम ये कह सकते हैं कि काउंटिंग में या इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे कि जी सर, लोग उसको डीमोनेटाइजेशन के बाद जो करेंसी आई थी ना सर, हाँ। उसमें ये नोट्स थे स्टार वाले। उसमें एक डिजिट के बाद में स्टार था, बाद ओके में 5 डिजिट थे, यूं थे नोट नंबर्स के अंदर, ऐसा था सर। ओके। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। चलिए नेक्स्ट इशू पर आते हैं। अभी इंडिया जापान फोरम, इंडिया जापान रिलेशंस को लेकर कुछ डिस्कशन था क्या? कहीं कुछ एक्टिविटी हुई है? इंडिया जापान की कोई बैठक हुई है क्या? जापानीज एक्सटर्नल मिनिस्टर यहाँ आए हैं, S जयशंकर उनसे मिले हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? एनीथिंग इन न्यूज? ये ये यस। सर मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। किस चीज की? सर उतना नहीं है, बस उतना पता है कि कुछ ही हाल ही दिनों की बात है, ज्यादा दिन ये नहीं हुए। 3-4 दिन पहले ही हुई है। इंडिया जापान फोरम करके एक फोरम है, उस फोरम की मीटिंग हुई है जिसमें जापान के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री, और साथ में जो डेलीगेशन होता है सभी तरह के, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसीज जो है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बाद में एकेडमिक्स, उसके बाद में पीपल टू पीपल कनेक्ट, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट, वो सभी इसमें इन्वॉल्व थे इस मीटिंग में, इंडिया जापान फोरम। अब एक चीज ये इससे रिलेवेंट चीज जो सामने आती है या जो चीज डिस्कशन में रही है, क्या जापान का इंडिया को लेकर या इंडिया और जापान रिलेशन में कोई इन्वेस्टमेंट टारगेट है? द टारगेट इज, अगर नहीं पता हो मैं बता देता हूँ, 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट है फ्रॉम 2022 टू 2027, 2022 से 27 के बीच में। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा टारगेट है, डॉलर। 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट का जापान का टारगेट है, इसको ऐसे याद रख लें। सर ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो गया जापान में? ये इंडिया में होगा, ये ठीक है येन सर। में है, और इंडियन मतलब जापान से इंडिया को इन्वेस्टमेंट है। ठीक है सर। अब एक बात, अ, क्या जापान और चाइना नेचुरल एलाइज हैं, या क्या कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो दोनों देशों के सेम होते हैं? सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हाँ। सर ये कोई भी देश है, वो किसी भी दूसरी कंट्री में इतना ज्यादा निवेश करता है, हाँ। तो उसके क्या क्या मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर देश को जो करता है, जैसे इंडिया कर रहा है, तो इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? ओके, चलिए इस पर मैं बात करूंगा।
एक बार पहले अपन इस टॉपिक को डिस्कस कर लें, फिर हम इस चीज को कर लेंगे कि हम किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर ये चीज आ जाएगी दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी के एस्पेक्ट्स कितने हैं, और उनमें जो इन्वेस्टमेंट है इट इज कॉल्ड द चेकबुक डिप्लोमेसी। उसको चेकबुक डिप्लोमेसी बोला जाता है। इस चीज पर मैं आऊंगा, इस चीज पर हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार ये बताइए कि क्या ऐसे कंसर्न्स हैं, चाइना इज अ प्रॉब्लमेटिक स्टेट फॉर बोथ द कंट्रीज। क्या ये बात क्लियर है कि चीन एक ऐसा देश है जो दोनों देशों के लिए साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं कोज ऑफ कंसर्न है? यहां तक तो क्लियर है? यस। जी सर। सर दक्षिण चीन सागर में को लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। हाँ, दोनों के बीच में तो इंडिया का अगर हम देखें तो चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। उसका रीजन है द बाउंड्री डिस्प्यूट मेनली, और फिर उसके बाद में साउथ चाइना सी और ट्रेड रूट्स वगैरह वो सब आ जाते हैं। सबसे पहला कंसर्न तो हमारा ये है। तो चाइना के साथ हमारे एक अच्छे रिलेशंस नहीं है। इट इज नॉट अ फ्रेंड, इट इज फ्रेंडली। चाइनीज रिलेशन इंडिया के साथ मित्रवत है, मित्र नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। वाई ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंडिया चाइना के रिलेशन मित्रवत है? इसका क्या रीजन है? नो सिंगल बुलेट हैज फायर्ड आफ्टर द 1962। बॉर्डर पर 1962 के बाद में आज तक भी एक भी गोली नहीं चली। इसलिए रिलेशन फिर भी शांतिपूर्वक चल रहे हैं। इनको ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये शत्रुता है, ये मित्रवत संबंधों में ही आते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, अगर आपने वीडियोस भी देखे हो गालवान वैली की और यहाँ के कुछ वीडियोस आए थे, तो वो जो फौजी थे दोनों तरफ के वो आपस में धक्का मुक्की ही कर रहे थे। तो वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था कि फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी या कुछ भी और हो रहा था। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये एक अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि 1962 के वॉर के बाद में दोनों देशों के बीच में कभी एक सिंगल बुलेट भी फायर नहीं हुई है बॉर्डर पर। क्या चीज क्लियर सर है? गलवान वैली में सर काफी लोग हताहत हुए थे शहीद उसमें। भी हुए थे सर। हाँ, शहीद हुए थे, पर उसमें फायरिंग नहीं हुई है दोनों देशों के बीच में। वो हाथापाई में ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। वो हमारे यहाँ के भी शहीद हुए हैं, और हम ये क्लेम करते हैं कि हमने उसके बदले में कुछ चाइनीज जो फौजी हैं उनको भी हमने मार दिया था या वैसा किया था। वो इट वॉज लाइक अ बैटल बट नॉट अ वॉर। वो एक झगड़ा जैसी सिचुएशन थी। सो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर या उस पर देखा जाए तो ये एक मित्रवत रिलेशन है। अब ये बात हुई कि हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ है। चाइना और जापान के बीच में क्या डिस्प्यूट है? सर एक तो सैनकाकू प्रायद्वीप का डिस्प्यूट है इनके बीच में। सेनकाकू प्रायद्वीप का डिस्प्यूट है, गुड। और दूसरा सर दक्षिण चीन सागर के अंदर जो चाइना 9 डैश लाइन का जो है उसका क्लेम लाइन करता है। वाला डिस्प्यूट है, वेरी गुड। इसके अलावा ताइवान स्ट्रेट, ताइवान जल डमरू मध्य, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? जल डमरू मध्य बोलते हैं क्या? हाँ सर। यस। सो ताइवान स्ट्रेट जो है ताइवान को चीन से अलग करती है, वो एक विवाद है। अच्छा, इस चीज में एक चीन के मतलब ताइवान ऑटोनोमस है, ताइवान की ऑटोनोमी, और ताइवान 1945 तक जापान के अंडर में था। वहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना या इस तरह से वहां पर गवर्नमेंट है। इस बैकग्राउंड को एक बार जरूर देख लेना। हो सकता है वो कुछ बैकग्राउंड वाले क्वेश्चंस पूछ लें आपको इरिटेट करने के लिए कि इसका क्या है, उसका क्या है, ये कब तक जापान के अंडर में था, वहां पर क्यों डेमोक्रेसी है, वहां पर इस तरह से जो सोशलिज्म है चाइना में वो वहां क्यों नहीं है, चाइना अब क्या फर्दर प्रयास कर रहा है। इस बैकग्राउंड को एक बार देख लेना। रिसेंट कंसर्न्स मैं बता देता हूँ। ओके, अब द थिंग इज कि ताइवान स्टेट या जो इंडिया चाइना इंडो साइनो बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स हैं, इन डिस्प्यूट्स पर व्हाट काइंड ऑफ कोऑपरेशन कुड बी एक्सपेक्टेड? अगर ये डिस्प्यूट बढ़ता है, ताइवान स्ट्रेट का डिस्प्यूट बढ़ता है, वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है। इट इज नॉट अ पीस टाइम, इफ इट इज अ वॉर टाइम, तो हम जापान से या जापान इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, या जापान को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन द वॉर टाइम सिचुएशन? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए। सर वॉर तक बात जा सकती है क्या? आप ये बताइए, अगर वॉर टाइम सिचुएशन है तो क्या
एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यस, वॉर तक बात चली जाए तो। सर इंटरनेशनली जो जितने भी फोरम है, जापान चाहेगा इंडिया उसका सपोर्ट करे, मतलब जैसे। ओके, एज वी सपोर्टेड। सर इसमें एक और मुद्दा है सर, जापान की जो सैन्य सुरक्षा का जो जिम्मा है सर, वो अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास है सर। तो वो इसमें डायरेक्टली जो एनवायरमेंट है जैसे, भारत की जरूरत ही नहीं है। हाँ वही सर। हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम कहाँ अड़ते हो, वो वाली बात है। नहीं, ये नहीं है, बट अगर ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इंडिया से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या इंडिया जापान से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? And why I am asking this question, because it was asked in the recent forum to S. Jaishankar, and he replied very aptly. वो जितना बेहतर रिप्लाई दे सकते हैं, ये रिप्लाइड। ये एक ऐसा मुद्दा है कि जितने भी सीनियर लोग हैं, और अगर उन्होंने कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या कोई भी अच्छे न्यूज डिस्कशन सुने होंगे या न्यूज चैनल देखा होगा, सो उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है। इसलिए मैं आपको उस चीज पर लाना चाहता हूँ कि अगर वॉर टाइम सिचुएशन होती है तो उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जाए या क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। सर एक तो इसमें कह सकते हैं कि जो भारत, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड देश हैं, तो इसमें साझा जो है सहयोग करेंगे एक तो एक दूसरे का। दूसरा ये कह सकते हैं कि जैसे इंडियन की जो नेवी फ्लीट है या नौसेना है, तो दक्षिणी चीन सागर के अंदर अगर जरूरत पड़ती है तो वहां डिप्लॉय की जाएगी। इसके अलावा कह सकते हैं सर, इंडियन जो एयरफोर्स की अत्याधुनिक जैसे सुखोई हो गया, या फिर वर्तमान में जो अपना राफेल विमान है, उसकी सहायता से जो है जो भी एज पॉसिबल सहायता है वो भारत के द्वारा की जाएगी। हम सब वो सारी पॉसिबल सहायताएं हम करेंगे। सर जैसे कि सप्लाई चेन वगैरह, ये भी ऐड कर सकते हैं क्या इस चीज में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये यूक्रेन जो के लिए हमने किया है ना, यूक्रेन के लिए सभी कंट्रीज ने क्या किया है, उन्होंने अपनी फौज नहीं डिप्लॉय करी, पर यूरोपियन कंट्रीज और जितने भी उसके अलाइज कंट्रीज थे, जितने भी उसके सपोर्टिंग कंट्रीज थे, उन्होंने सबने यही चीज तो किया है। उन्होंने अपनी फौज डिप्लॉय नहीं करी, पर उन्होंने उसको हर तरह की मदद दी है, हर तरह का जो बैक एंड सपोर्ट होता है वो सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। सो ऑब्वियसली वी कैन यूज द सप्लाई चेन एंड और लॉजिस्टिक्स टाइप्स जितनी भी चीजें हैं। और कुछ सर प्रिसाइज आंसर क्या होगा इसका? प्रिसाइज आंसर क्या होगा? यस, सो फर्स्ट थिंग, अभी जो विशाल ने बोला कि इस तरह का जितना भी सपोर्ट है वो सारा सपोर्ट हम करेंगे, इट वॉज रिप्लाइड बाय द जापानीज काउंटर पार्ट। जापानीज विदेश मंत्री ने यही चीज बोली है कि जितना भी इस तरह का सपोर्ट हो सकेगा जापान या हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बट व्हाट एस जयशंकर रिप्लाइड दैट he said, as I read as it is, that it was asked that what kind of cooperation could be expected in wartime cooperation. So he said that it is not the wartime cooperation. ये वॉर टाइम कोऑपरेशन नहीं होता है, कोऑपरेशन एक्चुअल में पीस टाइम कोऑपरेशन होता है, और पीस टाइम कोऑपरेशन में ही संबंध और एक दूसरे पर निर्भरता इतनी बढ़ा दी जाती है, इतना प्रगाढ़ कर दिया जाता है इन aspects of economy, in the aspects of supply chain, in the aspects of digital domain, in the aspects of critical technology and maritime security, कि ऐसा क्रिटिकल टाइम आए ही नहीं। जो आभा ने फर्स्ट में बोला था कि सर क्या वॉर तक बात जा सकती है, इट वॉज रिप्लाइड बाय द जयशंकर कि हम कोशिश ही ये करेंगे कि इतना बुरा टाइम आए ही नहीं। एंड ही कंक्लूडेड इट with a single remark, that is, India and Japan could ensure many of the worst fears, जितने worst fear हैं, would not be realized, वो कभी realize किए ही नहीं जाए, मतलब वैसा कभी practical में हो ही नहीं। India and Japan could ensure many of the worst fears would not be realized, मतलब हम एक दूसरे के रिलेशन इतने स्ट्रेंथन कर लें और एक दूसरे को इतना एस्टेब्लिश कर दें इन अ रीजन, अपने क्षेत्र में, कि आपको कोई चैलेंज ही नहीं कर सके। इट वॉज द रिप्लाई बाय द एस जयशंकर। सो अगर ये चीज आपसे पूछ ली जाती है, ये क्वेश्चन कर लिया जाता है, और ये बहुत ज्यादा अभी वेल फेमस कोर्ट्स में आया है
ट्रेंडिंग में भी चल रहा है यूट्यूब वगैरह पर अगर आप देखेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? सर कौन कौन से एरियाज उन्होंने नोटिफाई करवाए हैं वो आप बता दीजिए। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, आप अगर लिखना चाहें, इकोनॉमी, जी। सप्लाई चेन, डिजिटल डोमेन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। ओके, इसके बाद में एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट और दिया है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ही सेड दैट कि जापान का इंडिया में एक क्रांतिकारी भूमिका रही है, रिवोल्यूशन जापान ने इंडिया में क्रिएट किया है। तो क्या आप मानते हैं कि इंडिया में जापान ने कौन सा रिवोल्यूशन, किस तरह के रिवोल्यूशनाइज किया है इंडियन सिस्टम को या इंडिया को? थ्रू इट्स एड एंड एडवाइस, जापान की ऐसी क्या हेल्प रही है जिससे रिवोल्यूशनाइज हुआ है इंडिया? ओके, इट इज, क्या आप इसको गेस करना चाहेंगे? सर हिस्टोरिकली देखें तो इंडियन नेशनल आर्मी, INA। ओके, और सर दूसरा सर, अब प्रेजेंट में देखा जाए तो सर ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या? यस, वेरी गुड, गुड। ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा है, रिप्लाई है। हाँ सर, और सर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इक्विपमेंट है सर, जो उसमें भी सपोर्ट है इंडिया और जापान का। हम्म, और सर दो बुलेट ही। ट्रेन जापान से आई है। कौन बोला है ये? यस, विवेक। बुलेट ट्रेन से जापान से है। उसके अलावा जो यस। एनवायरनमेंट के अंदर जीका द्वारा कई सारी परियोजनाएं चलाई जा रही है, जापान और भारत के सहयोग से मिलकर, वो पर्यावरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। सर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर भी जापान इन्वेस्ट कर रहा है। DMI तो बताओ। विच सेक्टर्स ही रिकॉग्नाइज एज, जयशंकर ने किन 4 क्षेत्रों को सबसे ज्यादा उन्होंने जो काउंट करवाए हैं, जो उन्होंने बोला है कि भारत में एक क्रांति लेकर आया है? फर्स्ट इज मारुति सुजुकी, यह जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, और सुजुकी का इंडिया में आना, इट वाज नॉट जस्ट एन ऑटोमोबाइल सेक्टर और सेक्टर पर्टिकुलर ऑफ इकोनॉमी, ये एक कल्चर भारत में लेकर आया था सुजुकी। ये उन्होंने खुद ने कहा है कि एक कल्चर की शुरुआत भारत में की थी सुजुकी ने। और मारुति सुजुकी हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, या सुजुकी की गाड़ियां या सुजुकी कंपनी इंडियन कल्चर में एक तरह से बहुत रच बस गया है, पहली चीज। दूसरी, एज ही सेड, सेकंड इज द मेट्रो, जिसने इंडियन अर्बन स्ट्रेस को कम किया है और इंडियन अर्बन सिस्टम या इंडियन अर्बन ट्रैफिक को रिवोल्यूशनाइज किया है। थर्ड is the high speed train, and fourth, now what they are providing us, the semiconductor and investment in the semiconductor sector। ये 4 सेक्टर उन्होंने बताए हैं। दोबारा से बोल देता हूँ, सुजुकी, सेकंड इज मेट्रो, थर्ड इज हाई स्पीड ट्रेन, एंड फोर्थ इज सेमीकंडक्टर। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दैट इंडिया जापान फोरम मीटिंग, और रिसेंट इसको लेकर क्या चर्चा थी। अब हम आते हैं एक और इशू पर। नूह अभी क्यों चर्चा में है? यहाँ पर कुछ दंगा वगैरह हुआ है। जी सर। कहाँ, इससे कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहली चीज ये कि ये क्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा में सर। हरियाणा में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ओके, इसकी आबादी का क्या कॉम्पोजिशन है? सर 80% मुस्लिम आबादी है, मतलब 80% मुस्लिम आबादी है। ओके, ये क्षेत्र किसी चीज से वेल नोन है क्या? किसी चीज के नाम से जाना जाता है? मेवाती। मेवाती क्षेत्र। मेवात को पिछड़ा एरिया माना जाता है, या बहुत जी पिछड़ा भी है, बैकवर्ड भी है? इसके क्या रीजंस है? मतलब इट इज सेड कि इसे 1947 से भी कंपेयर किया जाता है मेवात को, 1947 से भी इसकी अभी तक तुलना की जाती है। इसके क्या रीजन है? सर लिटरेसी रेट बहुत कम है वहाँ पर। लिटरेसी रेट वहां पर बहुत कम है। कितनी कम है? सर 37% है वुमेन की। विमन की, गुड। मेन की शायद 70% के आसपास हो जाए। 70% के आसपास मेल लिटरेसी रेट है।
ओके, ये जो इशू क्रिएट हुआ है, ये जो वायलेंस हुआ है, ये किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था? किस मामले को लेकर ये विवाद हुआ है? सर, जो यात्रा निकाली जा रही थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, हम्म, तो वो 31 जुलाई को होनी थी, और 29 जुलाई को एक कोई मोनू कुछ नाम है सर, मैं नाम याद नहीं कर पा रही, मोनू मानेसर। मोनू मानेसर। सर, मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो डाले थे कि मैं वहां पर आऊंगा, प्रेजेंट होऊंगा, तो इस तरह से वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वगैरह वायरल करने से और लोगों के बीच में एक चैलेंज के रूप में इसे लिया गया था। ओके, इट वाज एक्सपेक्टेड ऑन 31st of July। जी सर। ठीक है। और मोनू मानेसर के या जो भी कोई एक पर्सन है, उसके द्वारा एक ऐसा सोशल मीडिया पर अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जुलूस में पार्टिसिपेट करें। पहली बात। अब जो यहाँ पर हिंसा हुई है, उसमें कई सारे इंसिडेंसेस हुए। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, आई शुड नॉट रिपीट इट। और कई सारा मतलब इतना कि दोनों तरफ, दोनों समूहों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम समूह के बीच में, इसमें बहुत ज्यादा हिंसा झेली है। क्या आप यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियां मानते हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, टू प्रिवेंट इट? क्या ऐसी गलतियां हुई है इस इंसिडेंस में जो नहीं होनी चाहिए थी? जी सर। यस, क्या क्या है? सर, जब 29 जुलाई को वीडियो डाल दिया गया था तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, और यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके पास भी हथियार बरामद किए गए हैं, और जो आसपास के लोग थे उनके पास भी हथियार थे, तो इसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए था। मतलब एक प्रिवेंटिव अरेस्ट जो हो सकता है, वो प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं किया गया। प्रिवेंटिव अरेस्ट यहाँ पर होने चाहिए। ओके, गुड। और इसके अलावा सर, अनुमति नहीं ली गई थी इस रैली की। रैली की अनुमति थी, एक्सपेक्टेड। प्रशासन ने तो ये दावा किया है कि रैली की अनुमति नहीं थी, जिसकी वजह से हमें जहां तक मुझे पता है शायद अनुमति थी। चलिए ठीक है, अगर अनुमति नहीं ली गई तो उसके बिना रैली निकाली तो वो वैसे भी गलत है। ठीक है। और मुझे अनुमति तो ली थी शायद, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। शायद, जहां तक मुझे पता है। चलिए, अगर अनुमति नहीं ली है तो वो चीज तो अपने आप में गलत है। ओके, और कुछ? और कुछ ऐसा होना था जिससे इसे प्रिवेंट किया जा सकता, इसे बचाया जा सकता था? क्योंकि इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है, बहुत ज्यादा डैमेज किया है। ये मजाक नहीं है। कई सारे घर, कई सारी गाड़ियां, कई सारे बाजार, वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। अभी तो प्रॉपरली उसका असेसमेंट और न्यूज भी बाहर नहीं आ रही है। एक चीज होती है, दैट इज द इंटेलिजेंस। इट इज ड्यू टू द कोज ऑफ इंटेलिजेंस फेल्योर। मतलब पुलिस या स्टेट पुलिस की जो सीआईडी वगैरह जो होती है, जो इंटेलिजेंस विंग होता है, ये सबसे बड़ा उसका फेल्योर है। कि इंटेलिजेंस के पास पहले से ये न्यूज या ये चीजें होनी चाहिए थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज। क्या ये चीज हम समझ पा रहे हैं? दिस इज, अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि आप इसमें सबसे ज्यादा किसका फेल्योर मानते हैं, तो द फेल्योर ऑफ द इंटेलिजेंस विंग, द लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी और द पुलिस, वहां पर इसका फेल्योर सबसे बड़े रीजन है। क्या ये चीज समझ आ रही है? दूसरा जो बताया है जैसा पारुल ने, कि जब 2 दिन 3 दिन पहले ऐसा हो गया था कि वीडियो वायरल हो गया है और ये सिचुएशन क्लियर है कि यहाँ पर तनाव बढ़ेगा या तनाव हो सकता है, तो भी वहां पर प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं लिए गए। क्या यहाँ तक चीज? ओके, अब जो स्थिति है उसमें एक क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है, वो ये है कि राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित है? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये हिंसा फैली है? मतलब अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर में। और हमने क्या एक्शन लिया है उसके लिए? सर, बॉर्डर पर मतलब पुलिस फोर्स काफी है अभी। हम्म, और सर मतलब यहाँ के जो भी बॉर्डर अलवर और भरतपुर के जितने भी एरिया हैं सर, उसमें अभी नेट बंद है। सुबह तक तो नेट बंद था। हमने यहाँ पर धारा 144 धारा 144 अप्लाई की। ओके, तो धारा 144 क्या होती है?
ये किसकी धारा है, सबसे पहले ये बताइए। सीआरपीसी की। सीआरपीसी की, ओके। आईपीसी की तो नहीं है? नहीं सर। ये सीआरपीसी की धारा 144। अच्छा, धारा 144 और कर्फ्यू में क्या डिफरेंस है? सर धारा 144 के तहत जो है निषेध आज्ञा जारी की जाती है, जहाँ कमिश्नरेट प्रणाली है वहाँ कमिश्नर के द्वारा और सामान्य रूप से एसडीएम के द्वारा। इसमें सर किसी भी जिला प्रशासन धारा 144 अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं? इसके तहत जो है सर एक साथ 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की मनाही होती है, ठीक है। समूह बनाने की मनाही होती है। और कर्फ्यू जो है सर, इसमें कर्फ्यू धारा 144 का जो है वस्तम रूप कह सकते हैं, जिसमें और भी अधिक प्रावधान जो है वो कड़े कर दिए जाते हैं। जिसमें सामान्य रूप से देखा जाए तो सब्जी वाले, दूध वाले या इनके जो बेसिक नीड की जो सामान होते हैं वो सामग्री भी जो है ट्रांसपोर्टेशन की और मनाही होती है। बिल्कुल बिना अनुमति के कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता कर्फ्यू में। धारा 144 में आम जनजीवन और ट्रैफिक प्रभावित नहीं होता, सिर्फ आपकी गैदरिंग को कंट्रोल किया जाता है कि कहीं भी अननेसेसरी गैदरिंग नहीं हो रही हो। और कर्फ्यू में आम जनजीवन सब कुछ प्रभावित होगा, सारी चीजें रोक दी जाती है। ये दोनों जो डिसीजंस हैं ये किसके द्वारा लिए जाते हैं? ये दोनों डिसीजन कौन लेगा कि धारा 144 लगानी है या धारा 144 का एक्सट्रीम फॉर्म कर्फ्यू लगाया जाना है? सर जिला प्रशासन, हम उससे कहेंगे जिला प्रशासन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या इस डिसीजन को लेने के लिए ऑथोराइज्ड होता है। अब ये चीज की धारा 144 कितने टाइम तक लगाई जा सकती है, कितने टाइम तक एप्लीकेबल है, कितने टाइम तक लगातार कंटिन्यूटी में रखी जा सकती है? धारा 144 2 महीने के लिए कॉन्टिन्यूअस अप्लाई की जा सकती है। ठीक है। अब इसको फर्दर अगर एक्सटेंड करना है तो फर्दर एक्सटेंड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए सजेशन, मतलब इसके लिए ऑर्डर्स होते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा फील करती है, तो वो भी ऑर्डर्स दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो इट सेल्फ ऑटोनोमस है ही, तो वो अगले 2 महीने के बाद भी 6 महीने तक इसे कंटिन्यू कर सकती है। 6 महीने के बाद एक बार इसे रिवोक किया जाना असेंशियल है। क्या ये चीज क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसे लगभग 2 महीने तक कंटिन्यू कर सकता है। करता है नहीं करता है वो एक बात है कि क्या इसमें तब तक भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहां भी इन्वॉल्व है वहां स्टेट गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है। पर 2 महीने तक इसे एक बार में अप्लाई किया जाता है। अब नेट बंद इनमें से किस में आता है? नेट बैन कर देना वो किस अथॉरिटी में आता है? धारा 144 में ही ये ऑथोराइज किया गया है। जब इंटरनेट नहीं होता था, जब सीआरपीसी बनी है, पर ये इसमें इटसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड है कि इंटरनेट पर पाबंदी धारा 144 के अंतर्गत लगाई जा सकती है। क्या ये चीज क्लियर है? कौन लगाता है, कितने टाइम तक लगाई जा सकती है? अब डिफरेंस कर्फ्यू और धारा 144 में क्या है? और जो लॉकडाउन वगैरह किए गए थे वो भी धारा 144 में ही थे। जो लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन जो किया था, या उसमें जो पुलिस आपको कंट्रोल्ड वे में बाहर आने देती थी, मतलब कर्फ्यू वगैरह, वो सब भी इसी में आते। नहीं सर, वो अलग था। लॉकडाउन का क्या प्रोविजन था? सर लॉकडाउन जो था वो आपदा अधिनियम के तहत आता था। हाँ, आपदा अधिनियम इसी में आता है आई थिंक। नहीं सर, नहीं सर, आपदा अधिनियम जो बना हुआ है 2005 का, उसके तहत है सर। अच्छा, जिसके तहत महामारी जब फैलती है। अच्छा ओके, सॉरी, यस, महामारी एक्ट। और महामारी जब फैल रही हो तब यहाँ पर एक लगाया जाता था, पर 144 भी उसमें अप्लाइड थी शायद लॉकडाउन के टाइम पर। जी सर, लॉकडाउन जो देशव्यापी और राज्यव्यापी जो लॉकडाउन जारी किया गया था वो सर महामारी एक्ट के तहत, आपदा प्रबंधन के तहत जो है उस प्रोविजन के तहत जारी किया गया था। जबकि जो इंसिडेंट कमांडर के द्वारा और छोटे लेवल पे जहाँ जहाँ सेकंड फेज में अगर देखें तो कुछ जगहों पे किए जा रहे थे, जैसे कर्फ्यू या 144 लगाई जा रही थी सर। सेकंड वेव में जो लगाई थी वो 144 के तहत लगाई। जी सर। ओके ओके, क्या ये चीज क्लियर है? धारा 144 वाला मामला और नू में जो हिंसा चल रही है, और फर्दर इसका जो डिस्कशन आएगा उसको हम एक बार और देख लेंगे अगर इससे रिलेटेड कोई चीज आई तो।
क्या यहाँ तक चीज क्लियर है सभी मेंबर्स को? जी सर। एक और चीज हमने इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट। अभी लोकसभा में फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या इसके बारे में पढ़ा है, सुना है? इससे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब का था? 1980 का था। 1980 का था, उसको हमने अभी रिसेंटली अमेंड किया है। अच्छा, क्या इसमें हमने कोई टारगेट दिया है? द फर्स्ट, जिसको इसके लिए कहा जा रहा है, दैट इज द फर्स्ट लाइक प्रियम्बल, इसकी एक उद्देशिका के रूप में बताया है। उसमें एक टारगेट हमने बनाया है, दैट इज नेट जीरो इमिशन बाय 2070। 2070 तक नेट जीरो इमिशन का टारगेट हमने बनाया है। ये चीज क्लियर है? अब ये बात आती है कि इसे क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसके जो क्रिटिसिज्म है या इसकी क्यों आलोचना की जा रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट की। सब नेट जीरो इमिशन व्हाट? नेट जीरो इमिशन किस चीज का? नेट जीरो इमिशन ऑफ CO2 एंड अदर आई थिंक नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सब होंगे उसमें। CO2 तो फर्स्ट टारगेट होगा। ओके, आई एम नॉट क्लियर सो आई आस्क्ड। ओके, तो इसमें इसका जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है, इसकी आलोचनाएं क्या है? क्या ये चीज पढ़ी है या अभी तक नहीं इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है? एक चीज ये कि इसमें जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे इसमें, अभी ACF और FRO में कुछ लोग ट्रेनी थे, समीक्षा वगैरह इसमें है नहीं। 2-3 मेंबर्स हमारे ग्रुप में वो भी हैं जो ऑलरेडी अभी ACF वाली भर्ती में FRO और उसमें सेलेक्ट हुए थे, तो है नहीं। फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है, पहले फॉरेस्ट की डेफिनेशन एक गोदावर्मन जजमेंट था 1996 का, गोदावर्मन जजमेंट 1996। उसमें कोई भी एरिया जो ट्री कवर्ड है उसको फॉरेस्ट बताया जा सकता था, मतलब उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा सकता था बाय द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसको अमेंड करते हुए अब ये कर दिया है कि केवल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में या लीगली नोटिफाइड जो फॉरेस्ट है उनको ही फॉरेस्ट माना जाएगा। अच्छा खासा ट्री कवर या डेंस कवरेज ऑफ ट्री है उसको फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा। पहले गोदावरम जो जजमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये होता था कि ट्री कवर को फॉरेस्ट कंसिडर कर लिया जाता था। तो कहीं पर भी अगर पेड़ काट रहे हैं या ऐसा है कि कहीं पर भी डेंस पॉपुलेशन ऑफ ट्री है, उनको अगर हटाया जा रहा है तो उसमें विरोध कर देते थे या वो चीज कर देते थे, तो वो इसमें एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एक तरह से। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस डेफिनेशन के बदलने से लगभग जो ऑर्चर्ड्स वगैरह है, जो बगीचे हैं या जो ऐसी चीजें हैं, कहीं कहीं बीच में कुछ बगीचे होते हैं, कुछ पुराने बाग होते हैं। अगर आप शहरों के बीच में देखें तो ऐसे कई बाग, ऐसे कई बगीचे होते हैं जो बहुत पुराने टाइम से हैं। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है और मंदिर के आसपास का, जिसको हम ओरण भी बोलते हैं, ओरण ही बोलते हैं क्या राजस्थान में उसे? एक ओरण एरिया होता है। यस सर। वो एरियाज जो हैं वो इसमें एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो इस क्रिटिसिज्म में ये कहा जा रहा है कि लगभग इंडिया का 28% जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है उसका 28% इस डेफिनेशन के बाद फॉरेस्ट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये कि अगर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई पर्पस से कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है या नया प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया जा रहा है अलोंग विद द 100 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के आसपास के किसी भी एरिया में अगर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है तो वो फॉरेस्ट के जो क्लियरेंस है उसकी उसे रिक्वायरमेंट नहीं। क्या आप समझ सकते हैं इसमें कौन कौन से एरियाज आ जाएंगे? कैन यू अज्यूम इट? Sir, Border, 100 kilometers from border. yes, 100 kilometers from border. LOC वाला एरिया जो है, LOC वाला एरिया आ जाएगा और LAC वाला एरिया,
LAC वाला एरिया आ जाएगा। राजस्थान में कुछ एरिया होगा? जी सर, राजस्थान में राजस्थान में कई जिले आ जाएंगे सर, गंगानगर आ जाएगा, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, यस, इनका काफी बड़ा एरिया सर कवर हो जाएगा। इनका काफी बड़ा एरिया कवर हो जाएगा। अरावली भी आएगा जम्प क्या? हो जाएगा। अरावली तो सर बॉर्डर में नहीं है। 100 किलोमीटर की एम्बिट में अरावली आएगा क्या? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा अरावली सर, नहीं आएगा, बीकानेर और नहीं है, नहीं, अरावली नहीं आएगा, ओके। अरावली दूर है। इसके अलावा कोस्टल एरियाज में आएगा, सुंदरवन वगैरह, और ये जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं वो सब भी उस एरिया में आ जाएंगे, जो कोस्टल रीजन है। सह्याद्री और ये जिसको हम बोलते हैं ना वेस्टर्न घाट्स वगैरह, ये भी इस एरिया में आ सकते हैं। कि वहां पर अगर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा तो उसको क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होगी। सर और इसमें एक और आयाम ऐड करना कि इससे मणिपुर जो संघर्ष है वो भी इससे प्रभावित हुआ है थोड़ा हाँ, बहुत। हाँ, कैसे? जैसे उसके कारण जो मणिपुर की कई जनजातियां, उनके ये इश्यू है कि इसके बेस पे जो आर्मी है वो उनके लोकल जो फॉरेस्ट है उनमें हस्तक्षेप करेगी, और उसके कारण उनके जूमिंग पर कुछ बैन वाला रह सब। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वाला है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, जितने भी जंगल से निकलने वाले जो छोटे उत्पाद होते हैं, उन सब पर इनका एक्सक्लूसिव राइट्स दिया गया है। जो ट्राइबल कम्युनिटी इनमें ड्वेल करती है या इनमें काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, वो इस चीज के लिए भी इनसिक्योर है कि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने एरिया हैं वो सब भी इसमें कवर होंगे, और ये भी इस फॉरेस्ट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। जो उनके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि अगर जू, सफारी, इको टूरिज्म फैसिलिटीज कहीं पर भी डेवलप की जा रही है, ऐसी फैसिलिटीज डेवलप की जा रही है, तो वहां पर भी जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमने एक मैन मेड हैबिटेट बनाया और एक ऐसा है जो मानव निर्मित नहीं है, नेचुरल है, पहले से प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक जो हैबिटेट्स हैं, उन प्राकृतिक हैबिटेट्स के लिए उनको किसी तरह से उनमें चेंज करके, किसी तरह से उनकी बॉर्डर्स में चेंज करके, किसी तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर वहां पर कुछ भी अगर बनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। और लास्ट में इसमें एक लाइन और ऐड करी है, दैट इज द एनी डिजायर्ड यूज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी वांछित उपयोग के लिए उन्हें फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं रहेगी। एंड इट इज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड कि इस एनी डिजायर्ड यूज, तो ये डिजायर्ड यूज क्या हो सकता है उसको आप क्लियरली डिफाइन कीजिए। क्या ये चीज समझ में आई? वॉइस मतलब इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को भेज दूंगा। अगर ये पॉइंट्स नहीं लिखे हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन चेंज करी है, दूसरा लीगली नोटिफाइड जो फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट इन रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट है, उन्हीं को इसमें फॉरेस्ट कंसिडर किया गया है। तीसरा, इसमें जो सिक्योरिटी पर्पज से जो भी डेवलपमेंट किए जाएंगे उसके लिए फॉरेस्ट की क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। जू, सफारी, इको टूरिज्म की फैसिलिटी डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। और एक नया क्लॉज जोड़ दिया है, दैट इज एनी डिजायर्ड यूज बाय द यूनियन गवर्नमेंट, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं रहेगी। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सर इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन भी थी ना, 1996 का केस था वो। यही है वो गोदावरमन जजमेंट 1996 का, हाँ। उसी को मतलब एक तरह से नलीफाई करने के लिए अमेंडमेंट्स किए। गोदावरमन जजमेंट 1996 है तो जिसमें जैसे स्टेट का जो नोटिफाइड एरिया था पहले, हाँ, ऐसा था कि जो जैसे जहाँ पे फॉरेस्ट लाइक है कवर, लेकिन वो नोटिफाइड नहीं है, तो हाँ, उसके लिए एनओसी लेने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो अभी ऐसी- वो जो एरिया है जिसको नोटिफाइड पहले नहीं किया गया था, तो उसको भी अभी शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक डिस्प्यूट है। कैसे? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात को।
मतलब जो ऑलरेडी पहले से ट्री कवर्ड है पर वो नोटिफाइड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पर हाँ वो सर, उसमें दो फॉरेस्ट डेट दे कंसीडर रखी किया थी कि जाता है। एक तो 1927 का जो पहले वाला जो केस था, जो हम्म, एक्ट आया था, हम्म, फॉरेस्ट एक्ट 1927, हम्म, उसके बाद से, और जो 1986 के बीच में आया था, हम्म, तो उसके बीच इन दोनों एक्ट में जो फॉरेस्ट एरिया था, जो फॉरेस्ट टाइप का है लेकिन नोटिफाइड नहीं है। नोटिफाइड नहीं है। यस। हाँ, तो तो उसके लिए उस टाइम तो यस, उसको फॉरेस्ट कंसीडर किया जाता था अभी तक, और अब इन्होंने क्या कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ही फॉरेस्ट रिकॉर्डेड नहीं है वो, तो उसमें कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं, मतलब वहां का वो फॉरेस्ट को, उस पूरे जंगल को काटा जा सकता है, और उसके लिए कोई क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ेगी। सो वो अभी तक फॉरेस्ट बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता था, पर इन्होंने जो चेंज किया है, फॉरेस्ट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बना दी है, और ऑन रिकॉर्ड जो फॉरेस्ट है वही फॉरेस्ट रहेंगे। 1980 के जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसमें जो ऑन रिकॉर्ड फॉरेस्ट है उसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग वही फॉरेस्ट रहेंगे। ऐसे एरिया जो बाय डिफॉल्ट फॉरेस्ट कंसिडर किए जाते थे वो इससे बाहर हो गए। तो मतलब वहां पर अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी होता है, और उसके लिए अगर सेक्रीफाइस किया जाता है, तो उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस या किसी तरह का उस पर मतलब एक तरह से ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकेगा। ये वही बात है। कैन यू हियर मी नीरू? यस यस, ओके। सो दैट इज द इशू। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक लास्ट चीज है, वैसे मैंने हमारे ग्रुप में अभी अवेलेबल भी है, दिव्या को मैंने बोला है, वो एक्सरसाइज में ही अभी ऑलरेडी पोस्टेड है, कि ये कितनी जो ओपीएम वाली जो बात हुई थी, रेयान वाली बात जो कल हुई थी, शायद नीरू ने ही बताया था कि रेयान परंपरा को हम हाँ लोग, सर, हाँ इसके बारे में हमारा क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, तो कितनी एक डोमेस्टिक पर्पज से इसको यूज किया जा सकता है, शायद दिव्या हमें कल कंफर्म कर देंगी। मैंने उनको बोला है, वो इसके सारे एस्पेक्ट्स हमें बता देंगी। सर आज ही बात कर लेते हैं इस बारे में। आई हैव डन हाँ, इनफ रिसर्च। अगर आप अभी फ्री, अगर आपने कलेक्ट कर लिया हो तो बता दीजिए। यस। सर जो रियान परंपरा थी, ये बेसिकली मारवाड़ में बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और ऐसा कथित तौर पे कहा जाता है कि कुछ संतों के प्रभाव में आकर राजपूत राजाओं ने शराब छोड़ दी, बट उनका जो नशा है वो नहीं छूटा। मादकता लेने की जो उनकी आदत थी, एडिक्शन जो एग्जैक्टली पहले जो अफीम जो है एक लो ग्रेड का नशा माना जाता था। राजा महाराजा बड़े स्तर के लोग उसको उपयोग नहीं लेते, वो शराब पीते थे। जो कलाल बनाते थे, कलाल जाति जो है वो पारंपरिक रूप से इसको बनाया करती थी, कीर से, महुए से, कई चीजें लकड़ी होती है जिनसे बनती थी ये। मारवाड़ क्षेत्र में ये कीकर की लकड़ी से बनती है, और इधर मेवाड़ क्षेत्र में कि महुए जो बीज जो येलो कलर के होते हैं उनसे बना करती है। तो ये परंपरा थी, परंतु कुछ संतों के प्रभाव में आकर राजपूत राजाओं ने छोड़ दिया, तो वो अफीम पे शिफ्ट हो गए। अफीम बेसिकली डोडे की फसल होती है, जिसपे एक अनार जैसा एक ऊपर संरचना उगती है, फूल जिसको बोलते हैं, जिसमें कट लगाते हैं क्रॉस में, जिससे जो उसका दूध है उस अनार जैसी संरचना में उसको कलेक्ट करते हैं और उसको सुखाकर अफीम बनाया जाता है। पहले जो है एक्साइज डिपार्टमेंट डोडा पोस्ट के ठेके अलॉट करती थी। लंबे समय से चला, बहुत लंबे समय से चला, बहुत अच्छा रेवेन्यू आता था इस चीज से। परंतु वर्तमान में यूएन ने ऐसा कहा कि यूएन ने इंटरफेयर करके कहा कि डोडा किसी भी रूप से मानव उपयोग के लिए ठीक नहीं है। तो अभी जो डोडा पोस्ट के ठेके थे वो देना बिल्कुल बंद हो गया 2014 से। अभी देते हैं शायद, ये कितने, आधे आरी का है, 3 आरी का है, कुछ नहीं, अभी सर ऐसा है कि डोडा पोस्ट के ठेके बंद हो गए। पहले डोडा पोस्ट बिकता था। अच्छा, ओके। अभी ठेके देने बंद हो गए हैं। जैसे भांग का ठेका और शराब का ठेका तो मिलता है। मतलब ये अच्छा, डोडा ये पोस्ट पब्लिकली सेल होती है या पब्लिकली सेल नहीं होती है? जी जी जी, इसको बिल्कुल मानव उपयोग के लिए निरस्त। अब वर्तमान में ये व्यवस्था है कि जो मेडिसिनल पर्पस के लिए, विशेष रूप से जब जहां मैं अभी पोस्टेड हूँ चित्तौड़ में, केवल वहां ही राजस्थान में जो एरिया है, एरिया फॉर कल्टीवेशन दिया जाता है। चित्तौड़, झालावाड़, प्रतापगढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट वहां बहुत कम है, पर मेन जो हब है इसका इस चित्तौड़। एग्जैक्ट मेरी ही जो मेरा जो सर्किल है, इट इज द हब ऑफ, जो मोस्ट डोडा उगता है वो मेरे ही सर्किल में उगता है। गोल्डन क्रिसेंट somehow we can say that। हाँ, पर प्रतापगढ़ झालावाड़ में भी है,
वहां भी काफी इसकी मात्रा है। तो बेसिकली हम लोग कल्टीवेशन के लिए लैंड देते हैं और उसके एवज में जितना उसका जो डोडा चीरा जो दूध आएगा वो एनसीबी जो नारकोटिक ब्यूरो है वो इनसे कलेक्ट करता है वापस। ठीक है, मतलब इसको प्रोडक्शन के लिए अलॉटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है और उस प्रोडक्शन का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जी, इसको जो है नारकोटिक ब्यूरो जो है, मतलब बेसिकली सर ये नारकोटिक्स के ही है, लेकिन हम भी उसको मैनेज करते हैं साथ साथ में। वी आर नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट, पर कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन करना हो तो हम करते हैं। ओके, हु असेस द प्रोडक्शन? आधे पट्टे में 8 किलो का एक असेसमेंट एक तरह से एक करा हुआ है। ओके, जिसमें भी बहुत लूप होल्स है कि किसान जो है कई बार कह देते हैं कि हमारी फसल नष्ट हो गई, क्योंकि एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, फसलें नष्ट हो जाना, अधिक बरसात आ जाना, उसमें कीड़ा लग जाना। अफीम की फसल के लिए मतलब मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, वो पता है कि अफीम की फसल के लिए ये होता है कि अफीम के पौधे को बच्चे की तरह बड़ा करना होता है, उसका बहुत ध्यान रखना होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि सरकार भी जो है इनको बाउंड करती है कि आप जितनी फसल उगाओगे उसका इतना जो है आधे पट्टे में इतना जो है ये आप हमको देना पड़ेगा। प्रोडक्शन आप दोगे, हाँ, वरना वो एकदम क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, मारपीट भी बहुत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके पास लूप होल ये होता है कि ये सरकार को पूरी फसल का माप नहीं बताते कि भाई हमने कितना उगाया, या आधे पट्टे की बात करके थोड़ा एक्स्ट्रा पे उगा देते हैं ये लोग। दूसरा, सरकार जो है सिर्फ वो जो डोडा का जो दूध है वो कलेक्ट करती है, उसके बाद जो ठूंठ बच जाता है, जो अनार जैसी संरचना और नीचे की पूरी फसल, वो फिर एक्साइज के पास आती है। अभी ये व्यवस्था चल रही है डोडा चूरा नष्टीकरण, ठीक है, कि वो जो बचा हुआ ठूंठ है वो हम किसानों से कलेक्ट करते हैं और उसको ऑन द स्पॉट, बकायदा एक कमेटी बनती है एसडीएम डीएसपी एक्साइज इंस्पेक्टर की, वो उसको अपने सानिध्य में नष्ट करवाती है। पर ये है कि ये किसान पिछले 5 सालों से नष्ट नहीं कर रहे हैं, ये इस पूरे को तस्करी करते हैं जोधपुर बाड़मेर साइड में। ये एक्चुअली क्या है कि मैं आप लोगों को और मेंबर्स को बता दूं, ये एक्चुअली क्या यूज होता है कि इसको गला देते हैं पानी में, उस पानी को पीने से भी वही नशा होता है। इट प्रोवाइड्स द ऑलमोस्ट सेम एडिक्शन। तो ये अच्छा, अब हम इस बात पे आते हैं कि हमारा जो मेन इशू था, इट वाज दैट कि ये तो हुई एक प्रोसेस की प्रोडक्शन क्या है और प्रोक्योरमेंट क्या किया जाता है। अब ये बात कि अगर रेयान के बारे में हमसे पूछा जाए कि रेयान के ऊपर, या रेयान एक परंपरा है और रेयान हमारे यहाँ पर चली आ रही एक ट्रेडिशन है, उस पर हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए? शुड वी सपोर्ट और अपोज इट? क्या ये यहाँ की एक परंपरा है, परंपरा में शामिल है, एक संस्कृति में शामिल है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या इसको अपोज करना चाहिए? सर, एक दूसरी बात मैं डिनोट करना चाहूंगी, अफीम की 1 ग्राम की मात्रा भी इलीगल है आपके पास उपलब्ध होना। अफीम, गांजा या किसी भी तरह का, यस, ये कोई डोमेस्टिक पर्पज से रखना या कुछ मात्रा रख सकते हो, ऐसा अलाउड आप नहीं 2 है। ग्राम भांग अपने पास रख सकते हो, इट इज पेरिश, ये आप पोजेशन लिमिट में है। इन राजस्थान एक्साइज एक्ट की धारा 19 के तहत आप 100 ग्राम भांग अपने पास रख सकते हो, 12 लीटर इंग्लिश वाइन जो कहते हैं अपन, वो आप रख सकते हो, ठीक है, और बियर भी आप 15 लीटर तक अपने पास रख सकते हो। ये आपकी पर्सनल जो लिमिट है, पोजेशन लिमिट में आता है। पर अफीम, गांजा या चरस या इस तरह के सारे नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंसेस 1 ग्राम या आपके पोजीशन में कुछ भी होना इज इलीगल और इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, इट इज ओके, ठीक है, मतलब इसका बिल्कुल भी आप नहीं होल्ड कर सकते हैं, ये डोमेस्टिकली अलाउड नहीं है कि थोड़ा बहुत तो घर में रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसकी कमर्शियल लिमिट है, वो भी जब आपके पास पट्टा हो, और वो भी सिर्फ उस ड्यूरेशन में कि आपने सरकार को वो चीज सरेंडर नहीं करी अभी आपको सरेंडर करनी है, आपने अभी खेत से कलेक्ट किया है और अब आप यू आर अबाउट टू सरेंडर, आपकी कोई डेट है पर्टिकुलर जब आपका प्रोक्योरमेंट होना है, तब तक आप होल्ड करें। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है कि इसका प्रोक्योरमेंट वगैरह क्या प्रोसीजर है और क्या लीगली इसकी लिमिट है? ये चीज क्लियर है। अब हम इस बात पर आते हैं कि ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एज ए राजस्थानी, क्या हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए रेयान परंपरा को, या नहीं करना चाहिए? क्या इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि ये ट्रेडिशन में है तो इसको लीगल फ्रेमवर्क या लीगल सपोर्ट मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? व्हाट वुड यू से? यस विशाल।
सर इसको मान्यता के रूप में जो अफीम का यूज या डोडा का यूज जैसे मैम ने बताया बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो रियान परंपरा जो है, अगर संस्कृति को बचाने की बात हो तो जरूरी नहीं है उसमें नशा सेवन या नशाखोरी की जाए सर। तो इस पर संस्कृति को बचाया जा सकता है, लेकिन उसमें जो अफीम और डोडा पोस्ट या फिर इस टाइप के जो मादक पदार्थों का यूज है उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाना चाहिए सर। और कई सारे समाज जो है वो आगे आ रहे हैं सर, जैसे पर्टिकुलरली अगर बात की जाए जोधपुर और बाड़मेर के अंदर, तो कई सारे ऐसे समाज है जिन्होंने सामाजिक रूप से इस कुरीतियों को दूर किया है और उन्होंने अफीम और इस टाइप की जो चीजें हैं उनका सेवन नहीं करने की शपथ भी ली है सर। सर इसमें एज ए एसडीएम या एज ए प्रशासक अगर आपको कहीं इनवाइट किया जाता है तो इस स्थितियों में कौन कौन से पावर रहते हैं या कौन कौन से एक्ट होते हैं जिनके तहत अगर कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे मैम अगर बेटर बता पाए तो। सर एसडीएम के पास इस तरह के पावर नहीं होते हैं, लेकिन वो पुलिस के द्वारा या आबकारी के किसी अधिकारी के द्वारा राजस्थान एक्साइज एक्ट की धारा 19 जो पोजेशन लिमिट तय करती है उसके तहत कार्रवाई इसमें हो सकती है। और ये जो हत्या गया है वहां पर रियाड़ में परोसी जा रही है अफीम, तो क्या करना चाहिए उसे? अगर आप एज ए पर्सन या कोई भी हो, साधारण व्यक्ति हो या कोई प्रशासक हो, दोनों को ही इस पे, प्रशासक की तो नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है सर उस पक्ष में। वो इमीडिएटली अगर कोई, जैसे ये सर ये जसवंत सिंह जी जो थे इसी में फंसे थे, एक बार लंबा उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जी, वो इसी वजह से थी कि आप एक नैतिक समाज को रिप्रेजेंट करते हो और उसमें इस तरह की मादकता, शराब, अफीम, और शराब फिर भी एक लिमिट में हम यहाँ अलाउ करते हैं, बट एक ऐसी चीज जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ही सही नहीं है उसको आप कैसे अप्रोच रहे हो? तो इसका विरोध हो। परंपरा को सपोर्ट करना चाहते हैं या ये बोलना चाहते हैं कि यस वी शुड। इसको परंपरा कैसे मान सकते हैं? जो चीज अभी 10-20 साल पहले शुरू हुई है और एक सभ्य समाज में कहाँ जगह है? कोई पर्सन सपोर्ट करना चाहता है, एनी मेंबर हैव सम लॉजिक्स टू सपोर्ट दिस, टू सपोर्ट द रियाड़? नहीं है ना, सो इट इज गुड एंड दिस मस्ट बी द स्टैंड कि परंपरा के नाम पर किसी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। परंपरा या संस्कृति के नाम पर हमारे यहाँ सती प्रथा भी थी, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा भी थी, और उनको भी हमने रोका है, उनको भी हमने बंद किया है। तो अगर ऐसी प्रथाएं या ऐसी चीजें हैं जो कुरीतियां हैं तो ये कुरीति में आता है। हाँ पंकज। एक्सक्यूज मी सर, ऐसा है कि जैसे शराब या भांग है, अब गवर्नमेंट तो उसको उसके ठेके भी दे रही है और उसको आप कंजप्शन के लिए यूज भी कर सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि अफीम पूरी दुनिया के अंदर बंद है या कोई ऐसा उसका ह्यूमन इफेक्ट है कि चलो उससे खाने से व्यक्ति को कुछ हो ही जाता है, शराब से नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है सर। अफीम तो से इन दैट केस यदि ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाए, और इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं बहुत सारे और बहुत प्रूवन बेनिफिट्स हैं, और मेडिसिनल पर्पस से यूज के लिए मेडिसिन अफीम से बनी हुई अवेलेबल है, बट ईच एंड एवरी पर्सन कैन नॉट डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ दैट मेडिसिन। सर एज ऑफ नाउ यदि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या इसको लीगलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि यूरोप के अंदर ये नहीं है बैन, बहुत सी कंट्रीज हैं। अफीम सभी जगह बैन है, गांजा बैन नहीं है, अफीम सभी जगह बैन है। ओके सर। हाँ, अफीम सभी जगह बैन है, अफीम सभी पूरे वर्ल्ड में बैन है। और अफीम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? अफगानिस्तान में होता है सर। अफगानिस्तान प्रोवाइड्स 80% ऑफ द मोर देन 80% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ओपीएम। सर इसमें जो लूप होल है, चरस निकाल लेते हैं और जो पत्ती और जो बचते हैं, जो बाकी का जो चूरा जो भी बचता है, चरस जिसको गांजा बोलते हैं, तो उसका पूरा प्रोक्योरमेंट पॉसिबल कैसे है? वो किसान तो रख भी सकते, रखते भी हैं, तो वो तो उसको प्रमोट किया जाए कि उसका अलग हो। देखिए वो पर एरिया असेसमेंट होता है कि, और इवन जहाँ तक मुझे पता है वो पौधे भी गिन कर जाते हैं कि कितने पौधे हैं। वो तो सर वही तो लेते हैं, जैसे वो जो डोडा होता है उसमें फिर वो एक कट लगाते हैं तो वो व्हाइट एक निकलता, चरस बोलते हैं शायद, वो होता है, उस डोडे को कलेक्ट करते हैं। अभी करते हैं सर वो। दिव्या शायद इसके ठूंठ भी कलेक्ट किए जाते हैं ना, जो आप बता रहे हैं। सर इसका हर जो पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ मादकताएं होती है। भांग के पौधे में अलग अलग जो उसकी प्रोसेस है
अलग अलग चीजें मिलती है। डोडा के पौधे में से भी वहां लगता है, जैसे कि अभी आपने बताया भी था सर कि जो बाड़मेर साइड ये जो रियाण है इसमें वो अफीम नहीं सर्व होती है, वो जो डोडा चूरा, वो जो हाँ उसको पानी में गला के जो पानी होता है वो सर्व होता है। वो भी सर्व वो होता है, ऐसे मिक्स वो करते हैं, हथेलियों कुछ के और बीच भी में होता भर है। के बड़ी स्टाइल से सर्व किया जाता है वो। मैं भी कई मैरिजेस में गया हूँ, तो वो वहां पर धारवाड़ में, तो वहां पर ऐसा होता है कि वो इट इज लाइक अ कैडबरी डेयरी मिल्क, वैसा कुछ वो जमा लेते हैं और सर उसमें मैंने काम किया, यस हमारे स्कूल के अंदर जो टीचर्स है वो लेके आते हैं छोटी छोटी डिब्बियों में, और जो डेयरी मिल्क होती है वैसे होता है ये। और मतलब वो तो पता नहीं, भीलवाड़ा साइड ज्यादा खेती होती है सर इसकी, तो वो पता नहीं कौन से कोई मतलब किसी पर्सन से मंगवाते हैं, और 60-70 हजार रुपए किलो ऐसा, पता नहीं बहुत महंगा बिकता है। तो मेरे को भी टेस्ट शादी करवाया था। में, मैं मेरे फ्रेंड की शादी में गया था कई साल पहले की बात है, जब हम दिल्ली में पढ़ा करते थे, तो वो भी ही वाज प्रिपेयरिंग विद मी। तो हम जोधपुर एरिया में गए थे, वहां पर मुझे पता है कि वो शादी का जितना टोटल खर्च था, शायद 20 लाख 25 लाख खर्च था। हाँ उससे ज्यादा। 5 से 6 लाख रुपए खर्च सिर्फ इस चीज का था, टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी पर्सन दैट डेयरी मिल्क चॉकलेट। सही है सर इसमें जो अफीम का दूध होता है ना सर, जैसे राजस्थान में तो शराब उसकी बंदी नहीं है सर, ठीक है सर, ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो इतनी हानिकारक नहीं है, मान लिया सर, कुछ हद तक रेवेन्यू भी जनरेट होता है, लेकिन सर जहाँ तक अगर बात की जाए तंबाकू की है सर और गुटखे की, तो तंबाकू प्रोडक्ट है उस पे 80% तक की वो चेतावनी लिखी होती है कैंसरियस है, ठीक है सर, उसका कोई भी मानव स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है सर, फिर भी सर इसको गवर्नमेंट बैन नहीं करती है, जबकि उसको टोटली बैन क्यों नहीं किया जाता? यस। और दूसरी बात ये कि जितना हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं टोबैको प्रोडक्ट से, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हम हेल्थ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट पर, जो हमारे यहाँ पर जो पोस्ट हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाती है। जी सर, तो तंबाकू को सर अगर लीगलाइज करके और दुकानों पे बेचा जा सकता है तो व्हाई नॉट अफीम? तो तंबाकू को देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक डबल माइक किसी का होना है, शायद वो ऑफ कर लीजिए। यहाँ पर यू कैन कोट, ऐसी जहां कहीं भी सिचुएशन आती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो शराब पीकर अपने घर में रोज दंगा करते हैं, ये हो सकता है अपने घर पे अपनी बीवी को रोज मारते हो। हम शराब पी के अपनी बीवी को नहीं मारते, पर हम गालियां देते हैं। इस चीज को कंपेयर करना, इस चीज को समझना। सो एक अमर्त्य सेन की बुक है जिसका नाम है, टाइटल है आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत या ऐसा कुछ हिंदी में है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि द लोअर डिग्री ऑफ इनजस्टिस इज नॉट जस्टिस। मतलब कोई और चीज गलत हो रही है, इस बिहाफ पर आप किसी सही चीज को गलत होने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि वहां भी तो ऐसा हो रहा है, उस बिहाफ पर आप किसी चीज को सही नहीं कर सकते। सो इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हम तंबाकू को बैन करने की तरफ बढ़ेंगे, नोट हम बैकवर्ड जाएंगे या हम रिवर्स ट्रेंड में जाएंगे कि ठीक है हम अफीम को भी लीगलाइज करते हैं। समझ रहे हैं बात को? नहीं सर, जैसे इसमें तंबाकू का जो है ना सर, वो यूज करने दिया ही क्यों जा रहा है सर? यूज क्यों करने दिया जा रहा है, या वो पहले से इतना चल रहा है, उसके जो सडन कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं थे, इसलिए ये था। दूसरी चीज मैं आपको इसका एक इकोनॉमिकल रीजन बताता हूँ, सबसे बड़ा वो ये है, मैंने आपको बताया कि जितना रेवेन्यू हम इससे जनरेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उससे ज्यादा खर्चा हम हेल्थ एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं। इस सर उसका बेटर पर आंसर इससे ये ईच एंड एवरी बहुत छोटे छोटे लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। सर हम ये बोल सकते हैं ना कि ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता तंबाकू, केवल लंग्स को इम्पैक्ट करता है। ये तो पर्टिकुलरली उसका बेसिक हाँ, तंबाकू का एडिक्शन उतना बड़ा एडिक्शन नहीं है जितना बड़ा एडिक्शन इसका है या शराब का है। सो हम यस वी कैन सपोर्ट दिस कि अगर हम इस चीज को माने कि ये अच्छा रेवेन्यू भी प्रोवाइड करती है शराब भी, पर हमें क्या ड्राई स्टेट की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें टोटल शराबबंदी कर देनी चाहिए, तो हम उस तरफ बढ़ेंगे कि अगर ये किसी भी तरह से एक कुरीति है या समाज के लिए हार्मफुल है, तो यस उसे बैन किया जाना चाहिए उन चीजों को, एंड ग्रेजुअली हम लेकिन ये बोलना चाहिए ना कि रेगुलाइज करना चाहिए रादर देन बैन। अगर बैन करेंगे तो तस्करी बढ़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। हम बैन कर देते हैं तो बैन करना तो उस चीज का तस्करी बढ़ेगी, पर आप तो ये चीज तो आप तो मतलब बिल्कुल, फिर तो हम लॉ एंड ऑर्डर हम है ही क्यों अगर तस्करी हो रही है। हम उसको बैलेंस रेवेन्यू से कर सकते हैं
कि अगर रेगुलाइज करते हैं तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी आएगा, साथ ही ये पता रहेगा कितनी क्वांटिटी कहाँ जा रही है। रेगुलराइज किया हुआ है ऑलरेडी, रेगुलराइज्ड ही है ना, शराब तो रेगुलराइज्ड ही है, रेगुलराइज्ड है ना ऑलरेडी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या हमें ड्राई डिस्टिलेट की तरफ बढ़ना चाहिए, व्हाट विल यू से? क्या हमें हम यही कह सकते थे टोटली बाय लॉ ना बढ़ के हम सामाजिक जागरूकता की से बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। एक बाय लॉ लॉ अगर कर इम्पोज सकते हैं? करेंगे तो सर बिहार ने बाय लॉ किया है, बाय लॉ भी कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट तो अभी जैसे पिछली बार जो अगर हमने ये बोला, बिहार का एग्जांपल दिया, तो कच्ची शराब पे आएंगे, क्योंकि उससे पिछली बार जो मरे थे और फिर जो उन्होंने मुआवजा भी मांगा था, पर वो और उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो हमें ये कह सकते हैं ना कि सर बैन रेगुलाइज करके सामाजिक अवेयरनेस फैलाएं, ताकि और ग्राम पंचायत स्तर पे महिलाओं को आगे लाएं। वो चीज है, वी एक्सेप्टेड, पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम इसे बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेगुलराइज्ड ऑलरेडी है, तो हम किसी भी कुरीति को खत्म करने या टोटली एक्सटिंग्विश करने की तरफ ही बढ़ेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि उसे कंटिन्यू रहने दिया जाना चाहिए, हम ये नहीं बोल सकते। और ये तो लॉजिक बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर ऐसा होगा तो तस्करी बढ़ेगी, तस्करी बढ़ेगी तो प्रशासन क्या कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है, स्टेट क्या सर ऐसे बोलेंगे कि अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं किया? उसके कुछ रीजंस रहे होंगे, पॉलिटिकल विल रही होगी, एक्सचेकर पर बर्डन बढ़ जाता है, हमारा जो राजस्व कलेक्शन है उसके हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज नहीं है इतने ज्यादा, इसलिए नहीं किया गया होगा। उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए ना, कि आपको इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, इसलिए नहीं किया गया होगा। सर इस टाइप से भी तो आंसर दे सकते हैं, जैसा कि सर मैम ने बताया कि हम जो है समाज आधारित, जैसे सर गवर्नमेंट के द्वारा टोटली बैन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर महिलाएं या किसी गांव में पर्टिकुलर एक कौन सी स्कीम चल रही है राजस्थान में, तंबाकू मुक्त करने के लिए भी एक स्कीम चल रही है, और शायद शराब छुड़ाने के लिए नवजीवन नया सवेरा, नहीं नवजीवन योजना चल रही है। नवजीवन योजना है सर, वो हथकढ़ शराब में जो लिप्त है उनके लिए वापस नया कौशल प्रशिक्षण और दोनों उनको है, आर्थिक नया सहायता सवेरा और नवजीवन दोनों है। दोनों है ना, नया सवेरा और नवजीवन हाँ, दोनों। और हाँ, इंडिया जो भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट सनराइज चल रहा है, नशा मुक्त भारत, और एक यूनिसेफ ने और चलाया था सर, मैं नाम मेरे को याद नहीं। यस, तो वो चीजें हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम उससे सोशल अवेयरनेस जनरेट करें, पर हम इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर ये टोटली बैन किया जाना चाहिए तो यस, इसे बैन कर दिया जाना चाहिए। हम किसी भी नशे को, किसी भी कुरीति के लिए हमें यही बोलना होगा, ऑन द नेम ऑफ कल्चर, ऑन द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन द नेम ऑफ कोई भी चीज हो सकती है कि ये इस तरह से चल रहा है या फिर इसकी तस्करी होगी, वो हम लॉजिक नहीं दे सकते हैं। और इस चीज को याद रखिएगा, व्हाट आई कोट, कि इनजस्टिस की लोअर डिग्री जस्टिस नहीं होता, अन्याय का कम स्तर कभी भी न्याय नहीं होता है, वो भी अन्याय ही है। तो हम किसी भी तरह के अन्याय को, किसी भी तरह के इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, सो आई think that is sufficient for today.